स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। थोड़ी सी आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वोकल कॉर्ड में, तो एडजस्ट करिएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए। तो 12th हमारा लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चल रहा था और आज उसका लास्ट लेक्चर है। आज आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब कभी भी आपके आएंगे तो हम मॉडल पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनका आंसर देना है, ये इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर एंड टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इस लेक्चर को जैसे और भी लेक्चर लेने के लिए आप हमारे चैनल आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको कंटिन्यूअसली मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे। पेपर भी सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जान लिया था कि बायोडाइवर्सिटी एक स्पीशीज रिचनेस को शो करती है, बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को शो करती है। हमने टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को जाना, हमने बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स को जाना, हमने कुछ केमिकली फार्मूले थे चैप्टर में, उन चीज़ों को जाना। हमने एविल क्वाड्रेट के बारे में जाना था लास्ट टर्म पे। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बचाया कैसे जाए। बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसके कॉजेज बताए थे और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं वो भी डिस्कस हमने किया था। आज हम उस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए कुछ प्रोसेस अपनाएंगे। वो प्रोसेस हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। देखिए हमारे पास 3 रीजंस हैं, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। ये 3 रीजन हमारे पास है जिस कारण हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। हम जितने भी कारण थे उन कारणों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, सेकंड है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स एंड थर्ड है एथिकल आर्गुमेंट्स। तो नैरोली यूटिलिटेरियन की बात करें तो बहुत ही संकीर्ण, यानी कि बहुत ही एक कम अमाउंट में यूटिलिटेरियन है ये। ब्रॉडली बहुत बड़े पैमाने पे इसका हमें बचाना पड़ेगा। एथिकल में कुछ हमारे पास है, स्पिरिचुअली बातें करेंगे। हमें तीनों हेडिंग को फिनिश करना है। पहली हेडिंग में चलते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन पे। नैरोली यूटिलिटेरियन में कहते हैं कि ह्यूमन डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जब ह्यूमन अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कंजर्वेशन करेगा बायोडाइवर्सिटी की, तो वो नैरोली आएगा, यानी बहुत ही छोटी चीज के लिए, जैसे फायरवुड के लिए करे, फाइबर के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जैसे टैनिन्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, डाई हो गया, रेजिन हो गया, परफ्यूम हो गया जो आप यूज करते हैं। तो आप अगर इस चीज के लिए यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं और बचा ही रहे हैं, क्योंकि टिम्बर तो जरूरत पड़ती रहेगी कि दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है और जब तक पॉपुलेशन बढ़ेगी लोगों को घर बनाना जारी रहेगा। तो जब आप इनके लिए कर रहे हैं तो ये आपका नैरोली यूटिलिटेरियन हो गया। 25% ऑफ द ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। 25% जो ड्रग्स बनाई जाती हैं वो प्लांट से बनाई जाती है। ड्रग्स को यहाँ सिर्फ नशे बनाने, ड्रग्स एक तरीके की मेडिसिन भी है हमारी, जो हम मेडिसिनल यूज में करते हैं। 25% ड्रग्स हमें प्लांट से मिलती है। 2500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। 25,000 स्पीसीज हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो इन चीजों को अगर आपको बचाना है तो आपको नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स के बारे में जानना है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रॉडली। तो नैरोली में पर्टिकुलर इंसानों ने अपने यूज के लिए जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया वो नैरोली हो गया। अब आ जाइए ब्रॉडली में, यानी बड़े पैमाने पे। तो बड़े पैमाने पे बात करें तो बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक Amazon forest produces 25% of total oxygen. Amazon 20% ऑक्सीजन देता है। जितनी भी वर्ल्ड में ऑक्सीजन बन रही है उस ऑक्सीजन में 20% जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमें अमेजोन के दे रहा है। बड़ी बात है। पॉलिनेशन थ्रू बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स। पॉलिनेशन भी अगर हो पाता है तो बम्बल बीज हैं, बर्ड्स एंड बैट्स हैं।
एस्थेटिक प्लेजर्स के लिए, एस्थेटिक मतलब मानवता के निशान, नहीं प्लांट को छोड़ बचा के रखो। तो ये हमारा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, बड़े पैमाने पे है। हम अगर ऑक्सीजन चाहिए, अगर हम सारे डाइवर्सिटी को खत्म कर देंगे तो ऑक्सीजन दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी तो आप जानते ही हैं, कोरोना टाइम में आपने ऑक्सीजन कमी को अच्छे से मान ना पाए। तो ये जो आप देख रहे हैं इस लेवल पे आप देख रहे हैं, जब बहुत बड़ा लेवल है तो वो हमारा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स में आ जाता है। ethical arguments, every species has an intrinsic value, we have a moral duty to care for the well-beings। अगर हम बात करें तो एक इंसानियत के धर्म पर हमें प्लांट्स को बचाना चाहिए। तो ये हमारे क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, इनकी एक आत्मीयता मिली है, एक इंसानियत जैसे आप देख रहे हैं छोटे से कैट को केयर कर रही है। तो एथिकल में थोड़ा सा एक तरीके से दया की भावना हम रखेंगे उनके लिए। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, नैरोली, ब्रॉडली, एथिकल। नैरोली पर्टिकुलर ह्यूमन यूज कर रहा है टिम्बर का परफ्यूम के लिए, अगर कंजर्व कर रहा है तो एक वो हो गया। सेकंड हमारा हो गया ब्रॉडली, जहां पर हम बात करेंगे बहुत बड़े पैमाने पे कि भाई अर्थ में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखना है तो प्लांट्स का होना जरूरी है। ड्रग्स 25% ड्रग्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं, अगर सारे प्लांट खत्म हो जाएंगे तो ड्रग्स मुझे भी जरूरत पड़ेगी ड्रग्स की, गला कहीं के तरीके से खराब हो गया। तो और एथिकल में आ जाए तो थोड़ा सा दया की भावना, मानवता नाम की चीज हम शो करेंगे। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। आपने ये तो जाना कि कंजर्व क्यों कर रहे हैं, कंजर्व करने के आपने 3 कारण जाने, नैरोली, ब्रॉडली, एथिकल। अब कह रहा है कि कंजर्व करने के टाइप कितने, आप किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंजर्व करने के 2 तरीके हैं, इन साइटू एंड एक्स साइटू कंजर्वेशन। इन साइटू का मतलब और एक्स साइटू का मतलब, इन साइटू मतलब ऑन साइट, जिस जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए एक फॉरेस्ट, सब ये देख लीजिए एक दिखाया आपको, इस जगह पर हम देख रहे हैं कि कोकोनट का एक ही प्लांट है और ये लैंड अब कोकोनट के लिए सही नहीं है, कोकोनट की स्पीसीज यहां से खत्म हो जाएगी। तो अगर इस प्लांट को हम उखाड़ के किसी दूसरे जगह ले जाए, यानी ऑफ साइट ऑफ साइट ले जाए, दूसरी जगह लेके जाए, तो ऑफ साइट मतलब आप इसको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। जब आप बाहर लेके जा रहे हैं तो ये बन जाता है एक्स साइटू कंजर्वेशन, यानी साइट के बाहर जिस जगह पे प्रॉब्लम चल रही है उस जगह से दूसरी जगह गए, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इसके अकॉर्डिंग नहीं था। और जब इसका अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं था तो हमें बाहर ले जाना था, क्योंकि हम लैंड को तो नहीं उठा के ले जा सकते, पेड़ को उठा के लेके जा सकते हैं। पेड़ को लेके गए तो ये ऑफ साइड हो गया, बाहर लेके गए, और बाहर मतलब एक्सटर्नल, तो एक्स साइड टू कंजर्वेशन। मान लीजिए ये टर्टल बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे टर्टल को और दूसरी जगह से हम टर्टल ले आए और ला के एक साथ रखे इन्हीं के पास। टर्टल के लिए हम यहाँ का वाटर चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, यानी जब टर्टल को बचाने के लिए हम उसी जगह पे कुछ काम करेंगे, यानी हम ऑन साइड कुछ काम करेंगे, जहां प्रॉब्लम हो रही है वहीं पे काम करेंगे। किसी जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं, हम उसी जंगल में प्रोविजन लगा देंगे कि कोई भी इसमें एंटर नहीं कर सकता है लोकल पर्सन। तो जब हम साइट पे ही कुछ काम कर दें तो हम बोलेंगे ऑन साइट। तो ऑन साइट होगा क्या, तो बोलेंगे इन साइट टू कंजर्वेशन। ये बन जाएगा इन साइट टू कंजर्वेशन। चलिए दोनों को अब जरा थ्योरी समझते हैं। इन साइट टू कंजर्वेशन, द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। विद इन नेचुरल या उसी नेचुरल जगह पे हम रख दें, या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में हम उसको भेजें, जनरेट या कंजर्व करें। इट इंक्लूड प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, कल्चरल लैंडस्केप, नेचुरल मोन्यूमेंट्स एटसेट्रा। तो कह रहा है कि जब हम किसी ह्यूमन मेड
या नेचुरल इकोसिस्टम में अगर हम उसी जगह पर प्रोविजन लगा दे लोगों का कि कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता, भाई जंगल को तुम पूरा उखाड़ के नहीं जान सकते, हाँ लेकिन जंगल की अगर हम सुरक्षा करें उसी जगह पे ऑन साइट, तो यही बन गया इन साइटू कंजर्वेशन। तो आप देखते हैं जितने भी नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये क्या है आपने देखा भी होगा, सफारी करते हैं लोग फॉरेस्ट के अंदर, ये सब इन साइटू कंजर्वेशन है। साइट पे ही कर ले क्योंकि हम जंगलों को नहीं बदल सकते थे, हाँ लेकिन जंगलों में कड़ी सुरक्षा कर सकते हैं। क्लियर? India has 14 biosphere reserves, 19 national parks and 448 wildlife sanctuaries। इससे कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज में डिफरेंस ये होता है, नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है और सेंचुरीज ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होगा। ये डिफरेंस है दोनों में बेसिकली। क्लियर? चलिए चलते हैं। इन साइटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क की बात करें तो स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ वेयर प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग एक्सेट्रा आर प्रोहिबिटेड। नेशनल पार्क में प्राइवेट ओनरशिप किसी की नहीं चलेगी कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैंने जमीन खरीदी, मैं ठेकेदारी करूंगा, मैं जंगल काटूंगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कल्टीवेशन नहीं कर सकता, वो ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते, चरवाए हमने छोड़ दिए बकरियां और वहाँ चरवाए लगे हुए, ग्रेजिंग करने की भी प्रोहिबिशन है उसे करने। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो इराविकुलम नेशनल पार्क इन केरल, केरल में एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क में हमारे एलिफेंट्स भी रिजर्व किए गए हैं। तो जो इराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में, ये एग्जाम्पल है हमारा नेशनल पार्क का। सेंचुरीज की बात करें, हियर प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स, यहाँ पर केवल एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेशनल पार्क में जितनी भी चीजें, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सब पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा सेंचुरी है, यहाँ पर एनिमल्स को ध्यान दिया जाए कि भाई एनिमल्स आप नहीं यूज करेंगे, बाकी अगर आप उस जगह के ट्राइबल्स हैं, जनजातियां हैं, तो वहाँ की लकड़ी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम ही चलता रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। तो कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड प्राइवेट ओनरशिप आर अलाउड सो लॉन्ग एज दे डोंट हार्म द एनिमल। लेकिन इंसान जानवर को ना हार्म पहुंचाए। सेंचुरीज में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला में एक पेरियार वाइल्ड लाइफ है। तो यहाँ पर देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब है कि हम जंगली जानवरों को बचाएंगे, नेशनल पार्क में था कि हम प्लांट सहित एनिमल्स को भी बचाएंगे। तो ये हमारी सेंचुरीज हो गई। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, एरियाज ऑफ लैंड ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। कह रहे हैं ये वो एरियाज बनाते हैं बायोस्फीयर जो कोस्टल एरियाज के साइड में होते हैं, या फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें वहां पे। सस्टेनेबल मतलब आप डेवलपमेंट करिए, कटे पेड़ थोड़े बहुत काटिए, लेकिन नए पेड़ उगाते भी रहिए। यानी जो हम यूज कर रहे हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, टिम्बर तोड़ रहे हैं, काट पीट रहे हैं, आप करिए, लेकिन सस्टेनेबल ढंग से करिए। अगर आप नए पेड़ काट रहे हैं तो पुराने पेड़ काट रहे हैं तो नए पेड़ों को लगाइए। ऐसा सस्टेनेबल हो कि जंगल खत्म भी ना और आपका काम भी चलता रहे। ये हमारा हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में, इसलिए तैयार रहिएगा, मैं इसे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछेगा व्हाट इज सैक्रेड ग्रूव्स, या हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ ऐसी पिक लगा दे और स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो आप पेड़ों का देख रहे हैं समूह, याद रखिएगा इस चीज को, आपको केवल इतना पिक लगा देगा, किसी भी जंगल का पिक लगा देगा और आपसे पूछेगा ये है क्या स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर होगा ये है सैक्रेड ग्रुप्स या सैक्रेड फॉरेस्ट। ये सैक्रेड फॉरेस्ट या सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। एक समय की बात है, राजस्थान में एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने जो भी उनकी जनता थी उनसे बोला कि हमें एक पैलेस बना दीजिए, लकड़ी का पैलेस बढ़िया। भाई राजा थे, कुछ भी कहेंगे लोग मानेंगे। उनके सेवकगण चल पड़े और वहां पर मौजूद एक पेड़ जो बहुत खास होते थी, उस पेड़ों को काटना चालू कर दिया
लेकिन जब पता चला वहां के ट्राइबल्स को, पता चला तो ये लोग आकर के पेड़ों पे लिपट गए कि अगर पेड़ काटना है तो उसके पहले हमें काटिए। वो लोग बेहद बदतमीज, कहीं ठीक है, उनको भी उड़ा दिया पेड़ के साथ। तो जब ये पेड़ों से चिपके थे तो इनको मूवमेंट बन गया, उसी समय लोग जागरूक हो गए, पेड़ों के लिए, जागरूक हो गए फॉरेस्ट के लिए कि नहीं, हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तब से इवोल्यूशन चालू हुआ और कई जगह पे, उड़ीसा में, असम में, पेड़ों को बचाने के लिए नए नए क्रांतियां होती रही और धीरे धीरे पेड़ हमारा बचता गया। तो ऐसे जंगल जो वहाँ के ट्राइबल्स ने सुरक्षा की है, सुरक्षित रखा है उसको, ऐसे जंगलों को सैक्रेड ग्रुव्स बोला जाता है। तो जो बेचारे काटे गए थे उनके उसमें पुरस्कार भी दिया जाता है। हेमनंदन बहुगुणा थे उसके लीडर, ये वही सैक्रेड ग्रुव्स हैं। तो फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स विच आर communally protected based on religious belief, धार्मिक चीजों के कारण हम नहीं, भैया हमारा पेड़ है इसको नहीं काटेंगे, या इसके जंगल है हम नहीं काटेंगे, मतलब धार्मिक कारणों से, या जो ट्राइबल्स है वो बचा रहे हैं पेड़ों को, तो उसे सैक्रेड ग्रुव्स कहते हैं। सैक्रेड ग्रुव्स इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान जिसकी मैं बात कर रहा था, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंडा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला पॉइंट कर लीजिए, दूसरा पॉइंट कर लीजिए जो ज्यादा आपसे पूछेगा। तो आपसे पूछेगा सैक्रेड ग्रुप्स है क्या, आपने सैक्रेड ग्रुप्स को बताया कि फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स व्हिच आर कम्युनली प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ। एग्जांपल में सैक्रेड ग्रुप्स इन खासी एंड जैंतिया, एंड सेकंड अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। ओके, तो ये सैक्रेड ग्रुप्स के एग्जांपल है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं एक साइटो कंजर्वेशन पे। एक साइटो कंजर्वेशन क्या होता है? इट इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट्स। अब कह रहे हैं एक साइटो मतलब बाहर, जिस जगह पे है वो कोई प्रॉब्लम है उस जगह से हम दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। मान लीजिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉयंस को खतरा हो रहा है। क्यों? वहां पर लॉयंस के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट नहीं है, मान लीजिए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉयन, अब हम जंगल तो बदलेंगे नहीं वहां पर, सिंपल सी बात है, लॉयन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने वहां से लॉयंस को लिया और गुजरात के नीलगिरी के पास हमारा एक नेशनल पार्क है जहां पर हमने लायन को ट्रांसफर, उसको बोलते हैं गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क क्या है? टाइगर्स और लायन के लिए रिजर्व बनाया गया है उसको, वहां पे लायन सुरक्षित रहते हैं। तो हम जब किसी भी चीज को सुधारने के लिए उसकी साइड से हटा करके दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे एक साइटो कंजर्वेशन। मान लीजिए किसी फॉरेस्ट में कोई प्लांट है, वो प्लांट एनवायरमेंट के कारण वो प्लांट खराब हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, हमें उन प्लांट के स्पीसीज को बचाना है क्योंकि उसी जगह पाए थे। तो हमने उस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को एक जीन बैंक में या पॉलन बैंक में क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। तो आप जब ये कर रहे हैं तो आपने क्या किया? पॉलन ग्रेन को वहां से हटाया, दूसरी जगह ले गए, तो ये हमारा बन जाएगा एक साइटो कंजर्वेशन। तो देखिए क्या होता है, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट्स। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन है लेकिन आउटसाइड देयर हैबिटेट्स। एग्जाम्पल जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर में सीमेन कंटेनर है, सीमेन स्टोर कर सकते हैं हम, डिफरेंट टाइप के सीड्स, पॉलन ग्रेन स्टोर कर सकते हैं हम, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, जैसे बोटेनिकल गार्डन है, आपने सुना होगा हमारे बोटेनिकल गार्डन जो हमारे इंडिया में सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन था, वो बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है एंड नेक्स्ट लखनऊ में है हमारे पास। तो बोटेनिकल गार्डन भी हमारे लिए क्या है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको प्लांट्स रिजर्व मिलेंगे जो इंडेंजर्ड होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। दूसरा है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स को आप अच्छे से जानते हैं, चाहे वो जू ले लीजिए या फिर नेशनल पार्क ले लीजिए, ये सारे क्या है आपके एक साइटो के हैं,
देखिए फॉरेस्ट में सफारी कर रहे हैं, बढ़िया टाइगर्स रिजर्व है, यहाँ पर घूम टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी। बोटेनिकल गार्डन, जैसे कि मैंने बताया, बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में बोटेनिकल गार्डन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, जो कोलकाता की बात कर रहा था मैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, एक नया टर्म आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, ये आप जो गैस देख रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन होती है। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में हम किसी भी चीज को रखते हैं तो वो सालों सालों तक रखे हैं, एज लाइक ममीज। तो हमने देखा कि अगर किसी के कोई जानवर है, सपोज हमें लग रहा है कि हमारा बाली टाइगर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, उस समय अगर टेक्निक होती तो हम क्या करते, बाली टाइगर के स्पर्म को हम क्रायो प्रिजर्व करके रख सकते थे। सेम एज फीमेल बाली टाइगर की ओवम को रिजर्व करके रख सकते थे क्रायो प्रिजर्वेशन में। तो आप जब इनके स्पर्म को या ओवम को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, सालों तक रखे रहेंगे। फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इनका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं, और हो सकता है कि हम एक नई बाली टाइगर की स्पीशीज को तैयार कर सकें। तो हम जब ऐसा करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जो मेथड बनता है, इस मेथड को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन आप याद रखिएगा। हालांकि मैंने आपको चैप्टर 2 में भी कराया है, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब देखिए अगला टॉपिक आता है हॉटस्पॉट क्या होते हैं। ये सब जितने आप देख रहे हैं स्लाइड है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब में 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने हॉटस्पॉट्स का मतलब समझ लिया होगा फोन से, तो फोन में भी हॉटस्पॉट होता है, बाहर दुनिया में भी हॉटस्पॉट होता है। हॉटस्पॉट क्या होता है? दीज आर द रीजन विद वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, यानी स्पीसीज कन्फाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक रीजन बट मोस्ट थ्रेटेड। कह रहे हैं ये वो रीजन है जहां पर बहुत हाई अमाउंट में स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है। जैसे कि हिमालय रीजन में चले जाइए तो वो भी हमारा क्या एक हॉटस्पॉट है, वहां पर एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप के प्लांट की स्पीसीज है, हजारों टाइप की प्लांट की स्पीसीज है। तो हॉटस्पॉट वो जगह थे जहां पर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। एंडेमिज्म का मतलब ये याद रखिएगा, एंडेमिज्म कुछ ऐसे प्लांट या एनिमल की स्पीसीज होती हैं जो कि उसी जगह पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें हम कंगारू की, तो कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको, और दूसरे कंगारू नहीं मिलता है। ठीक है, तो कंगारू क्या है? एंडेमिज्म है, एक पर्टिकुलर जगह पे पाया जाएगा। These are 34 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, 34 ऐसी जगह हैं, 34 ऐसे रीजन हैं इंडिया में जहां ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पर जो हॉटस्पॉट है, यानी बहुत वैरायटीज हैं। 3 हॉटस्पॉट कवर इंडियाज बायोडाइवर्सिटी रीजन, और 3 हॉटस्पॉट्स हमारी इंडिया कवर करती है। फर्स्ट वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। हिमालय सबसे टॉप पे, तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ये हमारे इंडिया के 3 हॉटस्पॉट हैं। तो हॉटस्पॉट को डिफिनेशन याद रखिएगा, ये रीजन है जहां पर हाई स्पीसीज रिचनेस प्रेजेंट होती है। अब देयर आर 34 हॉटस्पॉट हो गए, जैसे कि मैंने बताया, वेस्टर्न घाट में हो गया, श्रीलंका में हो गया, इंडो बर्मा में हो गया और हिमालय में हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये देखिए इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, एक एक मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर हॉटस्पॉट। देखिए सबसे पहला जो हॉटस्पॉट आपको दिखाया जा रहा है, देखिए वेस्टर्न घाट है। ये वेस्टर्न घाट है जहाँ पर आप हाई स्पीसीज की रिचनेस देखने को मिलेगी। ये हमारा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, काफी घना जंगल है। और ये हमारा हिमालयन रीजन है, सुंदरता का बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ मिलता है देखने को, और बहुत स्पीसीज हैं। केवल आप ये मत समझिए हिमालय में सिर्फ बर्फ है। All hotspot together cover 29 of the Earth's land area, but the species richness is extremely high. Production of hotspot reduced the ongoing extinction by 30%. Production of hotspots reduced the ongoing extinction by 30%. जब hotspot पे production हो गया 30% endangered हमारी species हो। चलिए बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्वेशन, क्योंकि हम कंजर्व तो कर रहे हैं लेकिन उस कंजर्व करने के पीछे बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती हैं, बड़े बड़े काउंसिल्स होते हैं। तो कौन कौन से काउंसिल देखिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे?
अर्थ समिट के अर्थ समिट आपका रियो द जेनेरियो यानी ब्राजील की कैपिटल थी, जहाँ पे 1992 में कई देशों ने मिलकर के एक नियम बनाए कि उन नियमों पे सारे देश काम करेंगे, इसीलिए इसको अर्थ समिट बोला गया। धरती के लिए, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए मिलकर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। क्या मतलब था इस कन्वेंशन का? इस कन्वेंशन का मतलब पहला था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करेंगे। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर आप बायोडाइवर्सिटी का यूज करते हैं तो सस्टेनेबल तरीके से, मतलब आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, अगर जेनेटिक रिसोर्स से कुछ फायदा मिलता है तो शेयर करें सब जगह पर। अगर आपने कुछ जेनेटिक की मदद से नए एनिमल्स को बनाया है तो ऐसी मदद हर देश में करें जिससे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी हो सके। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे अर्थ समिट के। अर्थ के बाद दूसरा हमारा हुआ वर्ल्ड समिट। एक अर्थ समिट हुआ 1992 में, तो जोहान्सबर्ग में 2002 में फिर से एक अर्थ समिट हुआ। और देखिए इस अर्थ समिट में द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। 190 countries pledged to reduce the current rate of biodiversity loss in 190 देश के या 190 देश ने ये कसम खाई, प्लेज किया कि हम रिड्यूस करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी ये नए बायोडाइवर्सिटी को देख सके। तो पहला आपको अर्थ समिट याद रखना है 1992 में, फिर 2002 में हुआ जोहान्सबर्ग में, और इस तरीके से हमने बायोडाइवर्सिटी को बचाया। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपके सिलेबस फिनिश हुआ। बिफोर टाइम मैंने आपका सिलेबस फिनिश किया, जिससे आप अच्छे से अब मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज कर सकें। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि आपको अब मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करना है, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर पे डिस्कशन करेंगे, कुछ मैं अपने गेस्ट पेपर पे डिस्कशन करूंगा। तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्लान तैयार करेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।